हेलो स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ जयपुर में आपका स्वागत है। यहाँ चल रही ऑनलाइन क्लासेज में मैं सिद्धार्थ शर्मा आज आपको एनिमल डाइवर्सिटी के टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आने वाले वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है और इसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली क्या है? ये चीज हम इस जो लेक्चर है होने वाला है इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं किसने दी। सबसे पहले ये आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में ये वर्गीकरण की प्रणाली दी। अब इसके अंदर क्या है, क्यों इस प्रणाली की हमें जरूरत पड़ी। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था जो टेक्सोनॉमी क्या है, किस चीज के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और इसका क्या महत्व है, इसके क्या नियम है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में जो टेक्सोनॉमी के जनरल फीचर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि जो अरस्तु थे उन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा और उन्होंने अपनी वैज्ञानिक सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया। बाह्य आकारिकी को लेके उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया जो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, अब उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया दो जगत बनाए। बोले कि ये प्लांट हो गए और ये एनिमल्स हो गए, तो दो जगत के अंदर उन्होंने बांट दिया। अब जैसे हम देखते हैं जो अरस्तु के बाद में जो लीनियस आए 1760 से 1778 के बीच के अंदर जो इनका लाइफ स्पान था, तो उसके अंदर इन्होंने लीनियस ने बताया केवल लीनियस 1760 से 1778। तो इन्होंने बेसिकली जो वर्गीकरण के अंदर द्विजगत प्रणाली अब इसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग से चलते हैं। द्विजगत प्रणाली में क्या था, जीवों को उन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिया। एक है प्लांटिक या पादप कह सकते हैं इनको। पादप दो समूहों में बांटा, एक पादप थे दिख रहा है और दूसरे एनिमल्स। एनिमेलिया में बांट दिया। ठीक है, इनके बाद अब कुछ आगे और समूहों में बांटने की क्या जरूरत पड़ी। तो कुछ जीव ऐसे थे जो ना तो पादप, उनमें पादप के भी कैरेक्टरिस्टिक आ रहे थे और एनिमल्स के भी। पादप क्या होते हैं, स्वयंपोषी और एक जगह बॉन्ड रहते हैं। मतलब इनके अंदर गमन का जो अभिलक्षण है, जो गमन करने का गुण है, वो नहीं पाया जाता। एक स्थान से, जैसे हम एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वैसे पादपों में ये गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और एनिमल्स मूव कर सकते हैं। एक्सेप्शन, बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शन तो हर जगह मिलेंगे। एक्सेप्शन को छोड़ दें तो जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि ये स्वयंपोषी होंगे, पादप स्वयंपोषी होंगे और एनिमल्स हैं जो स्वयंपोषी नहीं होंगे, दूसरों से अपना भोजन
प्राप्त करेंगे। पादप और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेंगे। ठीक है, ये तो था पहले जो लिनियस ने जो द्विजगत प्रणाली दी थी वो। ठीक है, उसके बाद में जो और जीव थे उनको देख के और ये प्रणाली सफिशिएंट नहीं लग रही थी। उसके बाद में आया त्रिजगत प्रणाली। त्रिजगत के अंदर जो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे हीकल नाम से, तो उन्होंने त्रिजगत प्रणाली दी। हीकल ने क्या बताया, बोले कि एक तीसरा और समूह बना देते हैं, तीसरा और समूह बना देते हैं कि जिसके अंदर हम उनको भी उन जीवों को डाल देंगे जिनके दोनों के कैरेक्टर उनमें आ गया हो। जैसे कि हम लेते हैं त्रिजगत प्रणाली, पहला दूसरा प्रणाली, तीसरे में जो उन्होंने एक नया समूह बना दिया प्रोटिस्टा। पहले हो गया पादप, एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जीव आ रहे थे, क्या क्या फीचर्स थे इनके, वो देखते। हिकल ने बताया तीसरा जो जगत था प्रोटिस्टा, जो जंतु दोनों के अंदर कॉमन आ रहे थे, किसी के जो इसमें भी सूट नहीं बैठ रहे थे, प्लांट्स में भी सूट नहीं बैठ रहे थे, एनिमल्स में भी नहीं बैठ रहे थे, तो उनको दोनों से निकाल के तीसरा जगत बनाया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब प्रोटिस्टा में देखते हैं, प्रोटिस्टा में आए उन्होंने रखा बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया के बाद में रखा शैवाल को, शैवाल और प्रोटोजोआ, फंजाई, इन ग्रुप्स के जो जीव थे उनको हीकल ने प्रोटिस्टा में रख दिया। अब प्रोटिस्टा के अंदर रख तो दिया, लेकिन उसके बाद में हमारे को, मैंने पहले भी कहा, ये जो टेक्सोनॉमी है ये अपनी समझ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे देखा पहले अपनी समझ थी कि ये पादप हो गए, ये प्लांट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत जीवों को देखा, उनको एनालिसिस किया, उनका अध्ययन किया, पता चला कि इनके जो फीचर्स थे वर्गीकरण में और फीचर्स को ऐड किया, और कि ये फीचर्स ऐड करने के बाद में वर्गीकरण और अच्छी तरह से हम समझ पाए। तो उन्होंने ये दोनों में से एक नहीं बैठे, तीसरा ग्रुप बना दिया। अब तीसरा ग्रुप बनने के बाद चौथा भी बनेगा, पांचवा भी बनेगा, छठा भी बनेगा। तो वो हमारी सारी वैज्ञानिक सोच और टेक्सोनॉमी में नए नए फीचर्स को इंक्लूड करने के कारण होता है। अब इंक्लूडेशन तो चलता रहेगा। अब जैसे हीकल ने ये जो त्रिजगत बनाया था, हीकल ठीक है, हीकल नाम ये तीसरा जो जगत दिया वो हीकल ने दिया था, ठीक है। अब हीकल ने ये तो बता गए ये जो फंजाई, प्रोटोजोआ और ये बैक्टीरिया इसमें प्रोटिस्टा में डाल देंगे, लेकिन जो शैवाल थे और इनकी भी स्ट्रक्चर आंतरिक संरचनाएं अलग थी, बैक्टीरिया अलग था, फंजाई अलग था। तो इन्होंने सोचा, फिर हमारी जो वैज्ञानिक समझ थी वो अलग और डेवलप हुई, और विज्ञान में नए नए आविष्कार होते रहते। माइक्रोस्कोपिक जो इनका स्टडी हुआ, उसके बाद में इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी अलग थी। अब अलग थी तो फिर सोचा एक ग्रुप और बनेगा, जो बैक्टीरिया थे वो अलग थे, तो एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ। और इस प्रकार वो नया ग्रुप कौन सा था, वो ग्रुप बनाने के बाद में जो बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया को जो सत्य बैक्टीरिया और जितने भी जो सारे बैक्टीरिया थे इसको प्रोटिस्टा से निकाल के और नया ग्रुप बनाया, जिसमें कौन सा था वो ग्रुप, जो चौथा में ग्रुप था वो कौन सा था, वो था मोनेरा।
जिसके अंदर बैक्टीरिया को डाल दिया। अब बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया भी आ गया और आर्की बैक्टीरिया भी आ गया। अब 4 वो आ गए, चौथा जगत हो गया। अब इनको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। 4 जगत प्रणाली में जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया आए। तो अब मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? मोनेरा में आएंगे यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब आज इनको फर्दर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, उनमें देखेंगे। जैसे यू बैक्टीरिया जो सत्य बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया में आएंगे। आर्की बैक्टीरिया में मेथेनोजेंस हो गए, हेलोफिली जो बैक्टीरिया है वो हो गए, थर्मोएसिडोफिल्स टाइप के जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारे इनमें आर्की बैक्टीरिया में आ जाएंगे। ठीक है। प्रोटिस्टा में कौन सा है? प्रोटिस्टा में आ गए सेवा, फंजाई और प्रोटोजोआ। अब ये हो गया प्रोटिस्टा का। और प्लांटी और एनिमेलिया अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है। अब इनके बाद में जो ये प्रोटिस्टा था उसके अंदर जो फंजाई वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा अलग लग रहा था, इनके लक्षण भी अलग थे। तो जो ये आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने 1969 में निकाल के यहाँ से प्रोटिस्टा से निकाल के अलग ही समूह बना दिया। अब वो क्या हो गया, ये वो 5वां समूह हो गया। अब इसको निकाल के तो समझाएगा, इसको इधर ला के अलग ही बना दिया, इसको प्रोटिस्टा से निकाल दिया। ठीक है। अब हो गया फंजाई। इस प्रकार से ये हो गया पंच। अब इसको हम पंचजगत कर देते हैं। ये पंचजगत प्रणाली। इसके बाद में 6 जगत भी आए तो 6 जगत, लेकिन वो अपन अभी डिस्कस अपना टॉपिक नहीं है। जो पंचजगत कौन से आ गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। ठीक है। इन चीजों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखते हैं, आगे देखते हैं। जो पंचजगत प्रणाली है उसके अंदर अपन पहला वाला जो जगत है मोनेरा, उसको लेते हैं। चलो, मोनेरा में क्या आते हैं? जो जितने भी बैक्टीरिया थे उनको मोनेरा ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया। मोनेरा जो समूह है उसमें आर्की बैक्टीरिया हो गए, जो पुराने जिनमें प्रिमिटिव टाइप की स्ट्रक्चर थी, वो जो आजकल वाले जो बैक्टीरिया है, सत्य बैक्टीरिया है, वो तो इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? एक आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा यूरेटिया, ठीक है। ये मोनेरा ऐसा समूह है जो पृथ्वी पर ऐसी कोई सी जगह नहीं है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल पे भी जाए तो वहीं पे भी ये मिलेंगे, और नॉर्मल कंडीशन में हो या फिर गर्म, जैसे अपन एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी? जहां पे नॉर्मल जीव जो मुश्किल से भी ना रह पाए, गर्म पानी के झरने हुए, सल्फर के झरने हुए, और जो रेगिस्तान की मिट्टी है वहां पे जो सामान्य जीव बिल्कुल भी रह नहीं सकते, वहां पे ये पाए जाते हैं। अति लवणीय मृदा में हेलोफी होते हैं, और जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहां पे जो आर्की बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से आएंगे? हेलोफी आ गए, मेथेनोजेंस आ गए,
जो मीथेन का उत्पादन करते हैं, जो गोबर गैस जिससे बनती है, वो आर्किया में आएंगे। बाकी फिर उसके बाद में अच्छा जो मोनेरा है उनकी साइज और जो शेप होती है उनके अकॉर्डिंग उन्हें चार ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जो गोल गोल टाइप के होंगे ऐसे किसी स्ट्रक्चर में उन्हें कॉकस बोलेंगे, और जो स्पाइरल के जैसे आएंगे स्पाइरल शेप में उन्हें क्या बोलेंगे, स्पाइरल शेप में है तो स्पाइरल बोलेंगे, स्पाइरिलम या स्पाइरल। जो स्पाइरल मतलब स्पाइरल की तरह स्पाइरल हो गए, फोकस हो गए, और जो दंत के समान मतलब लाइक दिस, इसको क्या बोलेंगे, बेसिलस या बेसिलस। कोकाई हो गए स्पाइरल के जैसे होंगे स्पाइरल। ठीक है, अच्छा देखते हैं और कौन से हो गए, और हो गए अपने जो ये पहले वाले फोकस, दूसरा स्पाइरल, बेसिलस, और एक आते हैं कोमा के आकार के, जैसे हम हिंदी में कोमा लगाते हैं उस आकार में, तो उनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे विविलियम। ठीक है, जो ये नाम उनके जो स्ट्रक्चर है, इनकी आकार है, उनके आधार पे दिया जाएगा। जो गोलाकार है उनको कोकस बोलेंगे, और कोकाई इनका एक वचन हो जाएगा। जो छड़ाकार है उनको बेसिलस बोलेंगे, और एक वचन बेसिलाई हो जाएगा। जो कोमा के आकार के हैं उन्हें विविलियम बोलेंगे, और एक बहुवचन विविडियो हो जाएगा। और स्पाइरल जो सर्पिलाकार हैं उनको बोलेंगे स्पाइरिलम। जो बैक्टीरिया है, अपन ने ये जो स्पाइरल के जैसे हैं सर्पिलाकार के, उनको स्पाइरल में डाल देंगे। ये सब इनकी साइज के अकॉर्डिंग जो शेप है, इनका शरीर की जो बनावट है उसके हिसाब से इनको बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा मोनेरा की मोनेरा जगत के जो भी जीव हैं उनकी साइज के जो शरीर की जो शेप थी उनके अकॉर्डिंग उनको ये नाम दिए, कोकस, स्पाइरलम, बेसिलस और विविलियो। ठीक है, अब इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया हो गया। अब आर्किबैक्टीरिया के में जो प्रिमिटिव टाइप के थे, जैसे हेलोफी, मेथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफिल्स, इनको आर्किबैक्टीरिया में डाल दिया। फिर उसके बाद आते हैं यू बैक्टीरिया सत्य बैक्टीरिया होते हैं। अब यू बैक्टीरिया में क्या क्या आएंगे, नोस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, और ये एक कोशिकी है, एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय होंगे, और उसके बाद में बहुकोशिकीय होंगे, कॉलोनी बना के भी रहेंगे। इनके अंदर बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इनकी जो शरीर जितना सिंपल दिखता है उतना इनकी जो आंतरिक संरचना बिल्कुल सिंपल लगेगी, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो उपापचय है और क्रियाएं बहुत ही जटिल है। तो उनको देखेंगे हम। यू बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं यू बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, यू बैक्टीरिया, इनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति या कठोर कोशिका भित्ति और
कशाब या फ्लैक्सिला, कशाब होता है, ठीक है। ये कैरेक्टर मिलेगा इनके अंदर, जो यूबैक्टीरिया है उनके, जो अपने जिसको हम नीलहरी शैवाल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है नीलहरी शैवाल, इसके अंदर पादपों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल वर्णक है, उस टाइप के वर्णक उनमें पाए जाते हैं, जिनके कारण वो खुद स्वयंपोषी है और खुद का भोजन खुद बनाते हैं, वो वर्णक होने के कारण, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो है ये बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, जो ये कशाबिक तो उनमें पाई जाएगी, जो चल बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर कशाबिकाएं पाई जाएगी। और ये बैक्टीरिया कौन कौन से काम करते हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। अब ये बैक्टीरिया कॉलोनी में भी रहते हैं, मतलब कॉलोनी में रहते हैं, किसे मतलब अब हमारी कॉलोनी में ऑब्वियसली वहाँ पे भी रहती है। अच्छा, खुद कॉलोनी बना के रहते हैं, बहुत सारे क्लम्प्स आपस में जुड़ के एक जगह में मिलेंगे, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोफाइंग बैक्टीरियाज, ठीक है, और बेसिलस और राइजोबियम पाया जाता है, वो ये सारे इसके अंदर मिलेंगे। अच्छा, जो धान के खेतों के अंदर, जो धान के खेतों में उनके सहजीवी संबंध भी बनाते हैं, जैसे ये एनाबिना हुआ, नोस्टॉक हुआ, ये सारे क्या है ये सब, ये सारे नाइट्रोजन का वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और पादपों की उपज बढ़ाएंगे। ये बैक्टीरिया नुकसानदायक भी है और हानिकारक, नुकसानदायक हानिकारक एक ही हो गए, नुकसानदायक भी और लाभकारी भी है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, वो अपने लिए फायदा कर रहे हैं, ये जो यूबैक्टीरिया हैं उनके ग्रुप जो सदस्य हैं कुछ, जो हमारे मानव में और जंतुओं में बीमारी भी करते हैं, जैसे टिटनेस हो गया, ये जो टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ और साइटस कैंकर, ये इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनके लाभ भी है और हानि भी है। और क्या देखते हैं इसके अंदर, मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी और विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक जो तत्व हैं उनको रिसाइकिल का काम भी करते हैं ये बैक्टीरिया। और क्या है, और क्या देखें, अच्छा इसके अलावा और क्या देखते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, एक क्वेश्चन बनता है इससे, जो मोनेरा का है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ठीक है, और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी कोशिका है ये माइक्रोप्लाज्मा, ये जो मोनेरा के अंदर पाया जाता है, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहता है और ये विखंडन के द्वारा जनन करता है, ठीक है। ये जो है इसकी कोशिका विभाजित होके और बाद में जनन करती है। उसके अलावा क्या लगे इसमें, और जो डीएनए का है वो पुरातन एक्सचेंज करता है, मतलब एक दूसरे के डीएनए को एक्सचेंज करके ये लैंगिक जनन के टाइप से ये प्रजनन भी करता है। प्रोटिस्टा को देखते हैं, पंचगत प्रणाली के अंदर हमने पहले पढ़ा मोनेरा के बाद में दूसरा आएगा प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्टा है उसको भी हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक में आ जाएगा डायनोप्लेजिडेट्स, एक ग्रुप बना देंगे क्राइसोफाइटा, एक यूग्लिनोइड और औपनप्रक प्रोटोजोआ, ठीक है। अब पहले देखते हैं, अब प्रोटिस्टा में
थे। अब पहले भी डिस्कस किया था, हीकल ने जो ये प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया है उसके अंदर बहुत वेरिएशन है। अब एक साइंटिस्ट के लिए जो प्लांट है वो दूसरे के लिए, जो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर जो जीव रखे गए हैं वो दूसरे साइंटिस्ट के लिए क्या क्या रहेगा, एक के लिए प्लांट हो गया तो वो दूसरा साइंटिस्ट बोलेगा ये एनिमल है, ये तो इसमें वेरिएशन चलता ही रहता है। तो इसके अंदर जो जीव पाए जा रहे हैं उनका अपन आज इस प्रोटिस्टा वाले में देखते हैं। पहला है डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स क्या है? डायनो मतलब नाम से देखो, डाई मतलब डाई किसके लिए अपन केमिस्ट्री में किसके लिए यूज करते थे? डाई बाई, ये दो के लिए। तो और फ्लेजिलेट्स मतलब फ्लेजिला, दो फ्लेजिला पाए जाते हैं इसके अंदर, ये डायनोफ्लेजिलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब डायनोफ्लेजिलेट में कौन सा आएगा? जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, क्या आएगा? डायनोफ्लेजिलेट्स गोनियोलेट्स, ये एक डायनोफ्लेजिलेट्स है। ठीक है, ये जो गोनियोलेट्स है, गोनियोलेट्स जो ये क्या करते हैं? ये भारी मात्रा में प्रजनन करते हैं और प्रजनन करके जैसे लाल इसकी है गोनियोलेट्स की, जो लाल तरंगे एक समुद्र के अंदर पूरा माहौल लाल कर देते हैं, क्योंकि जो इनकी इतनी ज्यादा संख्या में प्रजनन करते हैं कि पूरा ऊपर से जो सरफेस है वो लाल दिखने लग जाती है, और इनको लाल तरंगे भी बोलते हैं। समुद्र में पाई जाने वाले लाल तरंगों का कारण ये डायनोफ्लेजिलेट्स के कारण होते हैं, जो प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रजनन करते हैं। तब एक विष का निर्माण करते हैं, जिससे जो आसपास में पाए जा रहे हैं दूसरे जीव जो वो भी इनके कारण उनको भी क्षति पहुंचती है। ठीक है, दूसरे प्रोटिस्टा के अंदर दूसरा देखते हैं हम क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं वो हम अब इसमें देखेंगे। क्राइसोफाइटा में कौन से आएंगे? जो दूसरा नंबर का हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर क्या आएगा? क्राइसोफाइटा में आएगा क्राइसोफाइटा है, उसके अंदर डेस्पिड्स, और डेस्पिड्स क्या होते हैं? जो सुनहरे शैवाल होते हैं वो, और डायटम्स, ये क्राइसोफाइटा के अंदर आएगा, जो समुद्र के मुख्य उत्पादक माने जाते हैं इनको। और जो डायटम्स है उनके अंदर उनका शरीर जैसे अपनी साबुनदानी होती है उसके जैसा होता है, और क्या इनकी जो कोशिका वृत्ति है वो कर्णमयी होती है। तो ये पॉलिश करने के और जो फिल्टर बनाते हैं, फिल्ट्रेशन में भी इसको काम में लेते हैं। अब प्रोटिस्टा में देखते हैं तीसरा यूक्लिनोइड। यूक्लिनोइड में कौन से जीवों को रखा गया है? सॉरी, यूक्लिनोइड्स में जिनके अंदर वह प्रोटिस्टा जिनमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जा रही, कोशिका वृत्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त परत पेलिकल पाई जाती है। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? यूग्लिना। अब यूग्लिना की जो यूग्लिनोइड है उनकी क्या स्पेशल क्वालिटी है? इनकी क्वालिटी ये है कि ये कॉम्बो है, एक तरीके से कॉम्बो समझते हो, दो चीजों का मिक्सर। दो चीजों का मिक्सर मतलब अगर इनके पास सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण भी कर लेंगे, और नहीं है तो जीवों को मार के भी खा लेंगे। दोनों काम कर लेते हैं, 2 in 1। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और रात में अगर इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो ये सामान्य जीवों की तरह इनको और जीवों को भक्षण भी, छोटे जीव होते हैं उनका भक्षण कर लेते हैं। और इनके भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, अब यूग्लिना क्या है? इसका जो यूग्लिनोइड है उनका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है,
स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं। ये जो यूग्लिनोइड है वो स्वच्छ पानी में पाए जाएंगे, और स्वच्छ पानी के साथ में इनके अंदर जो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो इनके फोटोसिंथेसिस में जो काम आने वाले जो पिगमेंट है वो जो बड़े पादप है, उच्च पादप, उनके समान ही पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल हुए, ये जो कि है ये सारे अपने जो बड़े पादप है उनके हिसाब से ही जो उनमें पाए जा रहे हैं बड़ों में, वो ही इनमें पाए जाते हैं। अच्छा, ये हो गया यूग्लिनोइड। इसके बाद में देखते हैं हम औपम कवक। नेक्स्ट है जो प्रोटिस्टा के अंदर हम अध्ययन करेंगे वो है औपम कवक। ठीक है, ये क्या है ये देखते हैं। औपम कवक मृतकोशी प्रोटिस्टा है, मतलब ये जो सड़ी गली चीजें होगी, पत्तों की टहनियां, मृत जीव, उनके ऊपर अपना जो जीवन यापन करते हैं और वहां पे पाए जाते हैं। अच्छा, इनका और क्या है, जो ये ना अनुकूल परिस्थितियां होगी ना, जहाँ पे इनको भोजन और अन्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में इनकी पूर्ति हो रही होती है, वहां पे तो ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करेंगे, और अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे, ये जो जनन करेंगे वो एक फ्लोटिंग बीजाणु युक्त फ्लोटिंग बॉडी बना के और फिर जनन करेंगे। जो अनुकूल परिस्थितियां न हो तब, और अनुकूल परिस्थितियां होगी तब जो समूह बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक और भी आता है, लेकिन ये अलग प्लाज्मोडियम है। ठीक है, वो पैरासाइट है, और वैसे ये भी एक तरीके से पैरासाइट तो नहीं बोल सकते, दूसरे के ऊपर परपोसी है। औपम कवक हो गया। इसके बाद में हम लेके चलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर क्या आएगा, जो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं उसके अंदर सबसे लास्ट वाला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम देखते हैं प्रोटिस्टा का जो 5वें नंबर का था प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ को देखते हैं हम। प्रोटोजोआ को चार ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। पहले अबेबीय प्रोटोजोआ, दूसरे कशाभिकीय प्रोटोजोआ, तीसरे पक्षपातीय प्रोटोजोआ, और चौथे स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ में कौन से आते हैं, ये जो प्रोटोजोआ वाला है, ये जो ग्रुप है, ये सारे पैरासाइट मिलेंगे, हमारे अंदर हो जाएंगे या और जीव जंतुओं में हो जाएंगे। ये सब परजीवी है, और बीमारियां पैदा करते हैं। अब अमीबीय प्रोटोजोआ कौन सा है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, ये समुद्री भी होते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, नमी युक्त जो एरिया है वहां पे ये पाए जाएंगे अमीबीय प्रोटोजोआ। और जो इनका जो समुद्री जो टाइप है उसके अंदर जो कोशिका जो समुद्री टाइप है उनके अंदर ये इनमें सिलिका भी पाई जाएगी। ठीक है, और ये इनमें अमीबीय गति, इनका जो सूडोपोडिया के द्वारा ये गति करते हैं। अमीबा इनका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं कशाभिकीय प्रोटोजोआ। कशाभिकीय जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर क्या आएगा, कशाभिकीय प्रोटोजोआ के अंदर आएगा, कशाभिकीय प्रोटोजोआ में ये भी है ना, अब मैंने बताया कि ये जो प्रोटोजोआ है सारे पैथोजेंस है, बीमारी पैदा करते हैं, तो ये भी कोई बीमारी पैदा करेगा। तो ये कौन सी बीमारी पैदा करता है, एक बीमारी आती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस होती है जिसका कारण ये जो ट्रिपेनोसोमा है, जो ये कशाभिकीय बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये जो प्रोटोजोआ है कशाभिकीय ट्रिपेनोसोमा, जिसके कारण जो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है वो इस ग्रुप में आएगा, कशाभिकीय प्रोटोजोआ में। फिर पक्षपाती में कौन सा आ रहा है, ये आता है पैरामीशियम, इसमें आएगा पक्षपाती जो सीलिएटेड है, ये बहुत तेजी से गति करते हैं। ये वाले जो जीव है प्रोटिस्टा के बहुत तेजी से गति करेंगे और मूवमेंट इनका बहुत ही ज्यादा रहता है। पक्षपाती में पैरामीशियम आ गया,
जो मलेरिया होता था, इसके अंदर जो स्पोरोजोआ पाया जाता है, वो जो जीवन चक्र के अंदर स्पोरोजोआ था वो इसी प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, और ये परजीवी है, इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो सारे जितने भी है सब परजीवी मिलेंगे, ये दूसरों के अंदर दूसरे जीवों में बीमारी पैदा करते हैं। अच्छा, 5 जगत प्रणाली का मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। ये जो प्रोटिस्टा के जो 5 थे वो हमने डिस्कस किए। अब इससे आगे देखते हैं जो 5 जगत प्रणाली थी उसके नेक्स्ट इनका जो जगत है वो कौन सा है? फंजाई। अच्छा, फंजाई के लिए आज अब इसके अंदर इससे आगे डिस्कस करते हैं, चलो देखते हैं।